नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 24, 60, 96 एवं 100 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है तथा वह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने से पहले हमें इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। 24 का जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 60 की अगर बात करें तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। 96 की बात करते हैं तो 2 के पावर 5 गुना 3 हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं तो 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा 2400। अब यहाँ पर क्या करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो वो हमारा संख्या आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अब क्या करना होगा कि जितना हमारे पास एलसीएम आया 2400, उसमें से देखिए कि सब सम संख्या में हो जाना चाहिए। जो 2 के पावर कितना 5 है, 2 कितना है 5 है, लेकिन कितना होना चाहिए 6 हो जाना चाहिए। तो 1 2 की कमी है, 5 2 तो है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं है। 3 एक ही है, 3 को भी डबल कर देते हैं तभी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 3 से हो जाएगा। तो इतना सिर्फ गुना कर दीजिए और इसे कैलकुलेट कर दीजिए। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 14,400, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y प्लस 1 है और 3 के पावर y बराबर 3 के पावर x माइनस 9 है, तो x और y के मान क्रमशः क्या होगा। तो आइए उसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y प्लस 1 है। 2 के पावर x इसे रख देते हैं, 2 के पावर 2 गुना y प्लस 1 कर सकते हैं। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर जो होगा 2 गुना y प्लस 1 होगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो x बराबर होगा 2y प्लस 2 होगा। तो x माइनस 2y बराबर क्या होगा 2। ये एक इक्वेशन आ गया। चलिए दूसरा इससे सोल्व करते हैं। 3 के पावर y बराबर 3 के पावर x माइनस 9, तो y बराबर होगा x माइनस 9। तो y माइनस x बराबर हो जाएगा -9। ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आएगा y बराबर क्या आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा। और y का मान जब हम रखेंगे कोई भी इक्वेशन में तो x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। इसे हमें निकल कर आ गया ऑप्शन बी 16 और 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 किलोग्राम व 9 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गति ऊर्जाएं समान है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो अगर गति ऊर्जा समान है, वेगों का अनुपात क्या होगा। फार्मूला होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 v1 स्क्वायर कर देना है। क्योंकि गति ऊर्जा समान है तो दोनों गति ऊर्जा को इक्वेट कर देते हैं। तो v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर बराबर m2 बाई m1 हो जाएगा। तो m2 m1 दिया हुआ है कितना, 9/4 दिया हुआ है। तो v1 बटा v2 बराबर हो जाएगा, इधर अंडर रूट में चल जाएगा तो 3 और 2 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण क्या होगा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी a माइनस जी होगा। एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण जो होता है a माइनस जी होगा। और एक पिंड को नीचे की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी जो होगा वो होगा a प्लस जी। ये नीचे की ओर फेंकने पर होगा। यदि कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है तो उसका आभासी भार 0 होता है। और जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं, भार। अब भार बराबर होता है द्रव्यमान m गुना गुरुत्वीय त्वरण g। इसी से होता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करता है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को आभासी भार जो होता है वो अधिक होता है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित करती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति की आभासी भार कम होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जा सकता है। भार प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। 37 से अगर हम +2 करेंगे तो 39, 39 से +2 करेंगे तो 41, और 41 से +2 करते तो होता है इधर 43। लेकिन जस्ट खाली स्थान कह रहा है। नीचे वाला देखते हैं 26 से -2 करते हैं 24, और 24 से -2 करेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है छह मित्र KLMNOP एक षष्ठकोणीय आकार के मेज के चारों ओर दूरी पर बैठे हैं। सबसे पहले तो आप षष्ठकोणीय बना लीजिएगा, इस तरह षष्ठकोणीय बना लीजिएगा। के मुख P की ओर है, के का जो मुख है वो किधर है, P की ओर है। ON के दाएं से दूसरे पे बैठे हुए, ON के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। N K और L के बीच में बैठा हुआ है, K और L के बीच में बैठे, के यहाँ L है तो M हो जाएगा। M P के ठीक बाएं बैठा हुआ है, M जो है P के ठीक बाएं बैठा हुआ, O के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा D, M बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है कि क्रास्टर द रेडिमर प्रतिमा कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है, ये पूछता तभी सही हो जाता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। क्रास्टर द रेडिमर प्रतिमा किस देश में स्थित है, तो ब्राज़ील में स्थित है। क्रास्टर द रेडिमर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और विश्व के जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात भारत में है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वैष्णव संत रामानुजमचार्य की प्रतिमा है जो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उस बहुभुज के बाहरी कोणों के योग के दुगने के बराबर है तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर हम n मान लेते हैं तो अंतः कोणों का योग कितना होगा, 2n - 4 × 90 डिग्री। अब बाह्य कोण बराबर कितना होगा, बाह्य कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। प्रश्न में कह रहा है 2n - 4 × 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री गुना 2, क्योंकि कह रहा है बाहरी कोणों के योग के दुगने के बराबर है। जब इसे सॉल्व करेंगे 2n - 4 बराबर 2 गुना 360 डिग्री बटा 90 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो 2n - 4 बराबर हो जाएगा 8, तो 2n बराबर हो जाएगा 8 + 4 12, तो n बराबर हो जाएगा कितना, 6। आंसर हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा बी। यदि a का 120% b का 80% के बराबर है तो b + a बटा b - a क्या होगा। तो आइए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 120% गुना a बराबर 80% गुना b, a बटा b बराबर हो जाएगा 2/3। जब इसे हल कीजिएगा तो b + a बटा b - a बराबर होगा 3 + 2/3 - 2 बराबर 5/1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। मानव नेत्र के संबंध में नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यह कथन सही है। नेत्र लेंस पुतली आइरिस के पीछे होता है। रेटिना दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। अगला है समानांतर क्रम के संयोजन में संयोजित 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी होगी। समानांतर क्रम में तो किस तरह जुड़ा हुआ है, इस तरह 3 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये जो है कितने 9 वोल्ट के बैटरी से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 4 ओम हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा और 6 ओम होगा। तो समानांतर क्रम को है अगर उसे एक जगह लाना है तो क्या करना होगा, 1/RP बराबर हो जाएगा पैरेलल, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 6 + 3 + 4/24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, RP बराबर जो हो जाएगा वो 24/13 हो जाएगा। अब बैटरी से ले जाने वाले कुल धारा कितना होगा, तो I बराबर जो हमारे पास होता है वो होता है V/R। V कितना है, 9 है और R कितना है 24/13, यानी 9 गुना 13/24 हो जाएगा 117/24, यानी 4.875 यानी 4.8 एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 और 40 को। एक निश्चित कूट भाषा में डेजर्ट को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, आर्मी को इस रूप में और स्मार्ट को किस रूप में कूट दिया गया है। यहाँ पे सभी अक्षर को एक निश्चित संख्या में कोड किया गया है।
उसी पे। तो एस के लिए किया गया है वो है 5, एम के लिए 8, ए के लिए 2, आर के लिए 6 और टी के लिए 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करता है, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मेघना नदी के रूप में कहा जाता है। अगर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात किया जाए तो तीस्ता नदी, कामेंग नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी, लोहित नदी आदि है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो माना कि जो मूलधन जो है वो कितना है 100% है, तो सूत्र में SI% बराबर हो जाएगा R इंटू T%। तो SI% बराबर हो जाएगा 12.5% गुना 6 यानी 75% हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि 100% जो है मतलब -75% बराबर कितना है 13,500 दिया हुआ है। अब 25% बराबर कितना हो गया 13,500। तो 75% इससे निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 40,500 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना 40,500, क्योंकि 75% ही हम लोग साधारण ब्याज निकाले 40,500। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ग्राफ को किसी डेयरी उत्पादन कंपनी की 3 शाखाओं का एक्स, वाई और जेड द्वारा 5 वर्षों के दौरान किए गए चॉकलेट उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। तो आइए देते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न में इन 5 वर्षों के दौरान कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन सर्वाधिक था? तो शाखा एक्स का सबसे पहले जो है वो औसत उत्पादन निकालते हैं। एक्स का हो जाएगा 40 + 50 + 35 + 55 + 50 बटा कितना 5, यानी हो जाएगा 230/5 मतलब 46,000 हो जाएगा। अगर शाखा बाई के बाद औसत निकालते हैं तो 30 + 35 + 45 + 45 + 55 और बटा 5 करेंगे, ये 210/5 हो जाएगा, ये 42,000 हो जाएगा। और जेड की बात करें औसत उत्पादन तो 50 + 45 + 40 + 40 + 60 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी 235/5 बराबर 47,000 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि शाखा जेड का औसत उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल को, आंसर हो जाएगा बी पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर से विद्युत ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोग करते हैं। वोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। और जिन्कोग्राफ से जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण। अब पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। अब पोटोमीटर पौधे के पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। अगला प्रश्न है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है ये बताना है। तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0N होता है, जहाँ μ0 जो है पारगम्यता स्थिरांक है। अब R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 I धारा के कारण क्या हो जाएगा, तो B1 बराबर μ0Ni, B2 बराबर क्या हो जाएगा 2μ0Ni, B3 बराबर हो जाएगा 3μ0Ni हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा हो रहा है B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है।
एम से हमारे पास एन गया +1 है, एन से ओ गया +1 है, ओ से पी गया क्या है +1 है, और पी से +1 जो होगा वो क्या होगा कैपिटल क्यू होगा। एस से -1 करेंगे तो जी होगा, जी से -1 करेंगे तो एफ होगा, एफ से -1 करेंगे तो ई होगा, ई से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी होगा। उसी तरह जेड से -1 करेंगे तो बाई होगा, और बाई से -1 करेंगे तो एक्स होगा, एक्स से -1 करेंगे तो डब्ल्यू, और डब्ल्यू से -1 करेंगे तो भी, क्यू डी भी होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का है, खाली स्थान पे क्या होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आँखों। जिस प्रकार ब्रोंकाइटिस फेफड़ों से संबंधित रोग है, ठीक उसी प्रकार ग्लूकोमा आँखों से संबंधित रोग है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.बी. कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, और गांधी जी 1924 में एक मात्र बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगाम कर्नाटक में। अगला है कि 1 भागा बड़ी कोष्ठ 1 - 2 भागा मंझली कोष्ठ 3 - 4 भागा छोटी कोष्ठ 2 + 8 के बार है। ये बार का मतलब जो होता है वो क्या है, रेकरिंग वाला नहीं है, पहले इसका क्रिया होगा, यही ये दर्शा रहा है, भागा 5 और फिर कोष्ठ बंद है +1। जब इसे हल कीजिएगा 2 + 8 को आप पहले सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट है, एक समान लंबाई वाले 2 रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर/आवर तथा 90 किलोमीटर/आवर गति से एक ही दिशा में चल रही है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये मीटर में। तो सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 90 - 60 किलोमीटर/आवर, यानी हो जाएगा 30 किलोमीटर/आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 30 × 5/18 करेंगे तो 25/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दोनों ही रेलगाड़ी की लंबाई का योग जो होगा वो होगा सापेक्ष चाल गुना समय। क्या होगा, सापेक्ष चाल गुना समय हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/3 गुना 30, यानी हो जाएगा 250 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 250/2 कर देंगे तो 125 मीटर, क्योंकि एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 125। नेक्स्ट है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है तो इसका नया प्रतिरोध होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू होता है L², यदि लंबाई का 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध लगभग जो है वो 20% बढ़ जाएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, चालक तार के तापमान पर, चालक तार की लंबाई पर और चालक तार के क्षेत्रफल पर। अगला है, सही कथन को चुनें। आइए देखते हैं इनमें सही कथन कौन सा है। तो भार सदिश राशि है, ये बिल्कुल सही है। भार बराबर जो हमारे पास होता है वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, m × g होता है। वस्तु का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में महत्तम होता है, ये गलत है। वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, ये भी गलत है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg गुना 1 मीटर है, ये भी गलत है। भार को मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग होता है। भार स्थान के परिवर्तन से बदलता रहता है। किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। और पृथ्वी से किसी वस्तु के ऊपर ले जाने पर भार का मान जो है वो बढ़ता नहीं, घटता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तन्नू अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली। कितना है, प्रारंभिक स्थान से वो 3 मीटर उत्तर की ओर चली। मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूरब की ओर चली। कहाँ चली, तो 4 मीटर ये मन्नू जो है वो उसी बिंदु से पूरब की ओर चली। गुन्नू ने उस बिंदु से चलना शुरू किया जहाँ तन्नू रुकी थी, यानी जहाँ तन्नू रुकी थी यहाँ पर तन्नू रुकी थी, और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मन्नू की ओर गई। यह सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो क्या होगा, डायगोनली होगा। तो ज्ञात करें कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी तय करी।
तो ये तो है किधर गई, उत्तर की ओर, ये गए पूरब की ओर। तो ये किस दिशा में गए, तो ये तो सबसे पहले होगा कि पूरब तो गया लेकिन पूरब दक्षिण गया। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी, दक्षिण पूरब। और कितना, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दक्षिण पूरब 5 मीटर, आंसर हो जाएगा डी। ये अंडर रूट करके निकाल सकते हैं, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अंडर रूट 25 बराबर 5। नेक्स्ट है, दिए गए कथन तथा निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष, देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। सरकार देश में होने वाले आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निष्कर्ष ए तो पालन करता है किंतु निष्कर्ष 2 पालन नहीं करता है। कथन के अनुसार आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, अर्थात देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है, क्योंकि जीडीपी में वृद्धि देश की आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है एवं सरकार देश में होने वाले आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि उपकरण निर्माण। कृषि उपकरण निर्माण कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि के 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक दोहन से संबंधित सभी गतिविधि आती है, जिसमें कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो सभी गतिविधि जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी गतिविधि आता है जिनमें सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, होटल, बैंकिंग, बीमा आदि, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला है, एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार जो है 35 किलोग्राम है। जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाती है। नई शामिल हुई लड़की का भार कितना है। तो नई लड़की का भार बराबर हो जाता है पूर्व औसत जो हमारे पास था, पूर्व औसत प्लस नई जो है वो संख्या गुना बढ़ा औसत, क्या होगा, बढ़ा औसत, यानी हो जाएगा 35 प्लस 30 प्लस 1 गुना 2, यानी 35 प्लस 62 बराबर हो जाएगा 97 किलोग्राम। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी। यानी हमारे पास जो कह रहा है कि इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। यहाँ से ये देख लेते हैं, यहाँ पर बी है, ए है, ये डी है, ये सी है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये एच हाइट है और यहाँ पर ये एक्स है। अब ए बी है जो गुब्बारे की ऊंचाई एच है, बी डी जो दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर डी सी जो दिया हुआ है सी वो 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में निकालते हैं, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी, यानी √3 बराबर हो जाएगा एच बाई एक्स, एक्स बराबर हो जाएगा एच बाई √3 किलोमीटर हो जाएगा। अब ट्रायंगल ए बी सी में निकालेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, 1/√3 हो जाएगा tan 30 का मान, वहाँ h बाई एच √3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी √3h बराबर h√3 प्लस 1 होगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो h बराबर जो आएगा √3 बटा क्या आएगा 2 आएगा, इतने ही हमारे पास किलोमीटर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा √3 बटा 2 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरोन एवं एका एल्युमिनियम जैसा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं गैलियम। जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं गैलियम तत्वों का समान गुण क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरोन और एका एल्युमिनियम जैसा है। मेंडलीफ ने अनाम तत्वों को एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया, जिन्हें बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। एका बोरोन यह स्कैंडियम तत्व है, एका एल्युमिनियम गैलियम तत्व है और एका सिलिकॉन यह जर्मेनियम तत्व है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना रोज। बेकिंग सोडा का घोल चीनी गुलाब संकेतक के साथ हरा रंग देता है। चाइना रोज को अड़हुल, गुड़हुल या
जवा कुसुम नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग त्वचा रोगों की दवा बनाने, अग्निशामक के रूप में, शीतल पेय तथा पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaH क्या होता है? NaHCO3 होता है। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन निहित है। कथन क्या है? कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए। धारणाएं हैं, बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं। दूसरा है, जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए। ये दोनों ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। कथन के अनुसार कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं एवं जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते हैं। इसलिए कहना भी उचित नहीं होगा, अर्थात दोनों धारणाएं हैं जो निहित नहीं है। अगला है, 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे किस प्रकार दर्शाया जाएगा? 24 घंटे के प्रारूप में 1 बजे को 1 + 12 13 बजे सूचित किया जाता है, तो 4:15 बजे कितना किया जाएगा? 4:15 को किया जाएगा 4:15 + 12 यानी हो जाएगा हमारे पास 16:15 यानी 16:15 दर्शाया जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा बी। सूर्यकोटटा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। सूर्यकोटटा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। सूर्यकोटटा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। सूर्यकोटटा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला है। सूर्यकोटटा की खोज जो हुआ है 1964 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 प्राप्त होता है? यानी 6 में से 4 घटाइए 2 प्राप्त होगा, 8 में से 6 घटाइए 2, 10 में से 8 घटाइए तो 2 हो जाएगा। यानी 6, 8, 10 को हम लोग क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, उसमें से 2 घटा देंगे 118। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य को कितना भाग कर सकेंगे? तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितना कर सकते हैं वो देखें तो 15 × 20/15 + 20 यानी 15 × 20/35 यानी 60/7 दिन में ये पूरा काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में कार्य, तो हो जाएगा 7/7। सीधे उल्टा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, ड्यूरेलुमिन निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, Al, Mg, Mn और Cu। ड्यूरेलुमिन Al, Mg, Mn एवं Cu की मिश्र धातु है, जिसमें जो Al है वो कितने हैं? 95% है। Cu जो है वो 4% है। Mg जो है वो 0.5% है और Mn जो है वो 0.5% रहता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में तथा रसोई के सामान बनाने में होता है। अगला प्रश्न है कि गैसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, गैसों को ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। ये कथन सही है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था तो 2014 में क्रिसमस किस दिन होगा? तो 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2011 क्या था? सोमवार। तो 15 अगस्त 2011 क्या होगा? तो 3 + 1 हो जाएगा दिन, यानी शुक्रवार दिन। क्या हो जाएगा? शुक्रवार दिन हो जाएगा। 3 + 1 क्या है? क्योंकि 2012 जो है 2012 लीप ईयर आएगा। अब 15 अगस्त 2014 से 25 दिसंबर 2014 के बीच के दिनों की कुल संख्या कितना है? तो पहले तो 16 दिन हुआ अगस्त में, 30 दिन हुआ सितंबर में, 1 दिन हुआ अक्टूबर में, 30 दिन नवंबर में और 25 दिन दिसंबर में, यानी टोटल कितना? 132 दिन। 132 से अगर 7 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6 दिन। क्या था पहले? शुक्रवार + 6 बराबर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। कथन है सभी मानव माता पिता है। सभी जो मानव है ये यहाँ पर हो जाएगा, सभी मानव जो है वो क्या है, वो माता पिता है। बीच वाला मानव हो जाएगा, ये माता पिता हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी माता पिता जो है वो क्या है, तो वो शिक्षक है। सभी जो माता पिता है वो शिक्षक है, ये हो जाएगा शिक्षक है। तो कुछ शिक्षक माता पिता है, बिल्कुल सही है। कुछ शिक्षक मानव है, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी, दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लड़कियां बुद्धिमान लड़के। अगर बीच में इसे हम बुद्धिमान को दे देते हैं और दोनों तरफ लड़के लड़कियां का, अगर इधर लड़कियां और इधर जो हो जाएगा लड़के, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी सही। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं और इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। मालदीव के हैं मोहम्मद मोइज्जू। श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। और पाकिस्तान के जो है वो अभी हाल फिलहाल चेंज हो गए हैं, पहले आरिफ अलवी थे। नए पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, कौन है, तो आसिफ जरदारी हैं। कौन है, आसिफ जरदारी। नेक्स्ट है 5/7 में निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 - 5/7 यानी 7 - 5/7 यानी 2/7, या हो जाएगा 6/21। ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे तो भी आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 6/21। नेक्स्ट है एक टंकी में 3 पाइपें ए, बी और सी है। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं। सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से खाली स्थान में भर जाएगा। ए जो है वो क्या है, वो 4 घंटे में भरता है, बी जो है 3 घंटे में, और सी जो है वो 2 घंटे में खाली करता है। अगर तीनों को हम निकालते हैं एलसीएम तो 12 होगा। इसका जो है वो 3, 4 और 6 जो है ये क्षमता। तीनों पाइपों द्वारा एक साथ टंकी भरने में लगा समय जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, तो पहले तो 12 है जिसमें 3 + 4 भर रहा है और 6 खाली कर रहा है, हो जाएगा 12, 7 - 6 यानी 12 घंटे में। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा बी। रसोई गैस किसका मिश्रण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस को एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का अर्थ होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें 83% नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन होता है और 16% जो होता है वो प्रोपेन होता है। और 1% की मात्रा इथाइल में कैप्टन मिलाया जाता है जिसका फार्मूला होता है C2H5SH। यह गंध के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है एक यौगिक दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम लिखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2-क्लोरो-4-मेथिल पेंटेन हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर संकेत करते हुए संजना ने कहा वह मेरी दादी के, एक संजना लड़की है जो कह रहे मेरे दादी के इकलौते बेटे, दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद। ये अगर बेटी होगी तो ये हो जाएगा क्या है, दामाद। इकलौते दामाद का इकलौता बेटा, ये इकलौता बेटा हो जाएगा। बेटा है उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है, ये जो है वो क्या है, खिलाड़ी है। इसके पिता संजना से क्या हो जाएगा, इकलौते दामाद कौन हो सकता है, इन दोनों पति पत्नी है, तो पति पत्नी हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पति। नेक्स्ट है नीचे आकृति को कागज़ के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और उस मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वह विकल्प की आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। 50 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में अलग से अपना एक खेल विभाग बनाया है। आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में अलग से अपना एक खेल विभाग बनाया। बिहार सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ नीति का संचालन किया है और राजगीर के पास पिलखी पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शाह स्पोर्ट्स एकेडमी बनाया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में किया गया था।
कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो तालाब की धारिता बराबर होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी 50 गुना 25 गुना 4 बराबर हो जाएगा 5000 मीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² माइनस 12x प्लस 9 है, तो निम्नलिखित में कौन सी वर्ग की भुजा होगी। तो क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास है वो दिया हुआ है 4x² माइनस 12x प्लस 9। ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हमारे पास कितना, 2x के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x तो 3 प्लस 3 के स्क्वायर। इस तरह इसे कर सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर, जो किया हुआ है उसे शॉर्ट में करेंगे तो 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा क्या है, तो 2x माइनस 3। आंसर जो हो जाएगा होगा बी। 35.5 ग्राम क्लोरीन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो क्लोरीन गैस Cl2 में उपस्थित पदार्थ बराबर 1 मोल, 1 मोल Cl2 बराबर हो जाएगा 35.5 गुना 2 बराबर 71 ग्राम। 71 ग्राम Cl2 में 6.022 गुना 10 के पावर जो होता है 23 अणु है। तो 35.5 ग्राम Cl2 में कितना अणु होगा, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 35.5 अब बटा 71 जो हो जाएगा वो अणु हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा 3.01 गुना 10 के पावर 23 अणु। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है मटर के पौधों में खाली स्थान कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। मटर के पौधों में खाली स्थान कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। द्विसंक्रिय क्रॉस, इसमें 2 जोड़े विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है। मेंडल के द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज एवं हरे तथा झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अगर इस तरह के दिया हुआ है तो इसे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका जो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10। इसका भी हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10। और इसका होगा 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10। तीनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 30। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, पहले साक्षात्कार, फिर नौकरी, फिर परिवीक्षा, फिर स्थायीकरण, फिर पदोन्नति। आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो आइए देखते हैं 3 6 63 किस तरह से है। 3 के अगर हम क्यू करते हैं और प्लस 6 के स्क्वायर करते हैं, यानी 3 के क्यू 27 हो जाएगा और 6 के स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा कितना, 63। तो इसी तरह के अगर संबंध हम 4 के क्यू प्लस 5 के स्क्वायर करते हैं 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा 89, यानी हमारे पास जो है वो बी आंसर आ जाएगा 4 5 89। 16 आना बबलू नामक पुस्तक किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है। 16 आना बबलू, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुब्रत भट्टाचार्य का। 16 आना बबलू भारतीय फुटबॉलर सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। भारतीय फुटबॉलर सुब्रत भट्टाचार्य को बबलू दा के नाम से भी जाना जाता है। सुब्रत भट्टाचार्य मोहन बागान फुटबॉल क्लब से खेलते थे। नेक्स्ट है, यदि P अनुपात Q बराबर 10:11, Q अनुपात R बराबर 11:12 तो P + Q अनुपात Q + R अनुपात R + P क्या होगा। तो चाहिए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें P अनुपात Q अनुपात R निकालना है। तो जब इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10:11:12 हो जाएगा। तो P + Q जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 + 11 कितना हो जाएगा 21। Q + R हो जाएगा कितना, 11 + 12 बराबर 23। और R + P कितना दिया हुआ है, 12 + 10 बराबर 22। हमारे पास हो जाएगा 21:23:22। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गार्ड कोशिकाओं में खाली स्थान प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पानी। गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र जो है
वो खुल जाता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होकर शर्करा के रूप में स्टार्च का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है। स्टोमाटा द्वारा गैसों का परिवहन होता है। यह CO2 एवं O2 हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथियों की सूजन। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बड़े बसीय ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। नेक्स्ट है, यदि अक्षर समूह डेहरंजुन के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो नए बने अक्षर समूह में कितने ऐसे स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होगा? जब उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? ADEHNRUZ होगा। यहाँ पर जो हमारे पास होगा वो ई और यू का आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। तो 7, 19, 40 को किस तरह आइए संबंध है देखते हैं। 40 - 19 और भागा 7 करते हैं तो हो जाएगा 21 भागा 7 बराबर हो जाएगा 3। और 12, 11, 47 में देखते हैं कि 47 - 11 करते हैं और भागा क्या देते हैं 12, तो होगा 36 भागा 12 बराबर ये भी 3 आ रहा है। इसमें से कौन सा उसी तरह संबंध है? तो 16, 5, 53 को देखते हैं। 16, 5, 53 को कि 53 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 48 और 48 भागा 16 करेंगे तो ये भी आ रहा है 3। तो हमारे पास जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? 3 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क को पालन करता है। Q से T गया है वो है +3 का, J से M गया है वो है +3 और D से जो हमारे पास +3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी G हो जाएगा। अब उसी तरह GMS को भी +3 +3 +3 किया गया है। तो RPH को जो हम करेंगे यहाँ पे R से U गया, R से U गया वो भी +3 है और P से S गया ये भी +3 है और H से +3 करेंगे तो ये होगा K। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDWAW दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, 25 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर बेचकर उसे 30% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 10% का बट्टा देने की घोषणा करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है? माना कि वो कोई वस्तु को कितना में खरीदा है? 100 रुपया में खरीदा है। कितना में खरीदा है? 100 रुपया में खरीदा है। अब कर रहा है उस पर अंकित करता है, अंकित मूल्य पर बेचता है तो 30% का लाभ होता है। तो 100 के 30% पर लाभ कमाने के लिए क्या होता है? अंकित मूल्य ही कर दे 130 रुपया। कितना कर दे? अंकित मूल्य 130 रुपया कर देगा तो 30% लाभ हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि वह 10% बट्टा दे रहा है। किस पे? जिस पे अंकित मूल्य के। तो 130 के पे 10% बट्टा दे रहा है तो 130 × 10/100 हो जाएगा, यानी 13 रुपया छूट दे रहा है तो 130 - 13 हो जाएगा, यानी 117 रुपया। यही हमारा इतना पे बेच रहा है 117 रुपया पे। तो ख़रीदा था कितना में? ख़रीदा था 100 में, बेच रहा है कितना में? तो 117 में। लाभ कितना हो रहा है? तो 17 रुपया और लाभ परसेंट भी 17%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। खाली स्थान उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल स्क्वैमस एवं एपिथेलियम। सरल स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। सल्की या सल्काभ एपिथेलियम ऐसी उत्तक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है। अगला है, खाली स्थान बीज के 3 भाग है और इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर बीज के 3 भाग हैं। शब्द लैम्डा किससे संबंधित है?
और इसका आंसर हो जाएगा ए, कृत्रिम होशियारी से। लैम्डा डायलॉग एप्लीकेशन के लिए भाषा मॉडल एक मशीन लर्निंग भाषा मॉडल है जो गूगल द्वारा एक चैट बॉट के रूप में बनाया गया है जो बातचीत में मनुष्यों की नकल करता है। अगला है, एक कूट भाषा में इस तरह को इस तरह रूप में और इसे इस तरह के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लियोपर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह लिखा गया है। BUFFALO है, उससे लिखा गया है किस तरह से, तो वो है RIDCIRE। यहाँ से अब देख रहे हैं कि B अब +3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E मिलेगा, और U से क्या करेंगे, -3 करेंगे तो हमें R मिलेगा, यहाँ पर से -3। F को +3 करेंगे तो I मिलेगा, F से -3 करेंगे तो I मिलेगा, A को +3 करेंगे तो D होगा, L को -3 करेंगे तो I मिलेगा, और जो हमारे पास O है, O को हम +3 करेंगे तो क्या होगा, R मिलेगा। यानी ये जो है कि तिरछे तिरछे है, लेकिन शुरुआत में +3 -3 +3 -3 का ये सीरीज चला है। उसी तरह अगर हम देखेंगे लियोपर्ड के तो इसे लिख सकेंगे कौन सा, तो आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा C। L को जो है +3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, इस तरह आएगा। E को -3 करेंगे तो हमारे पास B होगा, तो आंसर जो हमारे पास होगा वो है C। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। 74 का प्रश्न है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 3 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे कौन सी है। तो जब एक ही पासे की 2 स्थितियां में 2 फलक एक समान हो तो शेष तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। तो स्थिति 1 में जो है वो देख लीजिए कि 2 समान है, 2 समान है, 4 समान है, 4 समान है, तो 3 के अपोजिट जो होगा वो कौन होगा, तो वो हो जाएगा 6। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा A। पद्म सुब्रमण्यम को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 26 जनवरी 2024 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा C, भरतनाट्यम। पद्म सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 26 जनवरी 2024 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C। ये था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।